नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम मुग़ल राजवंश के सबसे विवादित शासक औरंगज़ेब पर चर्चा करेंगे, जो न केवल अपने राजनीतिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। अब दोस्तों, औरंगज़ेब पर बात करें इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 1657 में जब शाहजहाँ बीमार पड़ता है तो इस समय पर क्या राजनीतिक स्थिति थी, और फिर आपस में जैसे जो दारा शिकोह है सबसे बड़ा बेटा शाहजहाँ का, फिर औरंगज़ेब है, फिर और दो बेटे उसके शाह शुजा है, मुराद है, इन सभी के बीच में जो उत्तराधिकार का युद्ध होगा उसे हम यहाँ पर देखते हैं। तो शाहजहाँ 1657 ईस्वी में बीमार पड़ता है और दारा शिकोह आगरा में शाहजहाँ के पास ही था, और शाहजहाँ ने दारा को बली घोषित किया। क्या घोषित किया? बली अहद उसे घोषित करता है, और साथ ही साथ शाहजहाँ दारा का मनसब 40,000 जात से बढ़ाकर 60,000 जात कर देता है। अब यहाँ पर औरंगज़ेब दक्कन का सूबेदार था और शाह शुजा बंगाल का सूबेदार था, और वही मुराद जो उसका एक और बेटा था शाहजहाँ का, वह गुजरात क्षेत्र का सूबेदार था। अपने नाम से संवत चलाता है यहाँ पर मुराद। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मुराद अपने नाम से संवत चलाता है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि शाहजहाँ जो अपना बड़ा बेटा है दारा शिकोह, उसको अपने पास आगरा में रख रहा है, और साथ ही साथ उसको बली अहद की उपाधि दे रहा है, उसको बली अहद घोषित कर रहा है, उसके मनसब को 40,000 जात से बढ़ाकर 60,000 जात कर दे रहा है। तो इससे इनडायरेक्टली यह पता लगता है कि कहीं ना कहीं शाहजहाँ अपने बड़े बेटे को ज़्यादा पसंद करता था और उसको वह अगला मुग़ल सम्राट बनाना चाहता था। लेकिन गद्दी तो उसे ही मिलती है जो ज़्यादा ताकतवर होता है, जो ज़्यादा कूटनीतिज्ञ होता है, और यहाँ पर औरंगज़ेब ताकतवर और कूटनीतिज्ञ के साथ साथ कुटिल और चालाक भी था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तराधिकार का युद्ध, पहला जो युद्ध होता है वो होता है बहादुरपुर का युद्ध उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। फरवरी 1658 में यह युद्ध होता है, और सुलेमान शिकोह जो कि दारा शिकोह का पुत्र रहता है, उसके साथ में जय सिंह जो कि हम देखते हैं कि राजपूत शासक हैं, और यहाँ पर शाह शुजा, इनके मध्य युद्ध होता है। तो सुलेमान शिकोह और जय सिंह मिलकर शाह शुजा को पराजित कर देते हैं, और शाह शुजा बिहार की ओर भाग जाता है। अब यहाँ पर इतिहासकार मानते हैं कि सुलेमान शिकोह एक बड़ी गलती करता है कि वह आगरा क्षेत्र छोड़कर इधर शाह शुजा के पीछे उसका पीछा करते हुए भाग जाता है, ताकि उसको वह पकड़कर मार सके। लेकिन यही उसकी बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि आगरा क्षेत्र में उसके पिता अकेले पड़ जाते हैं। कौन? दारा शिकोह। इस युद्ध में शाह शुजा पराजित होता है, और सुलेमान शुजा का पीछा करते हुए सुलेमान शुजा उसका पीछा करते हुए बिहार तक चला जाता है। कौन पीछा कर रहा है? सुलेमान शिकोह। अब जब औरंगज़ेब और मुराद दोनों आगरा की ओर बढ़ रहे थे, तो दोनों मालवा में टकराते हैं और संधि करते हैं। दोनों मिलकर सत्ता प्राप्त करेंगे, और जो क्षेत्र प्राप्त होगा उसका 2/3 क्षेत्र औरंगज़ेब और 1/3 क्षेत्र मुराद को मिलेगा। अब औरंगज़ेब यहाँ पर सोचता है कि भाई मैं अकेला हूँ, और जो दारा शिकोह उसके पास में पूरी आगरा की सेना है, उसके पास में जो प्रमुख सामंत है जैसे जो जय सिंह वगैरह है, वो उसके पक्ष में हैं। बुंदेला के जो वीर सिंह बुंदेला है वगैरह है, वो उसके पक्ष में। तो यहाँ पर ये कहता है कि भाई क्यों ना एक रणनीति अपनाई जाए। उसका छोटा भाई मुराद जो कहाँ गुजरात क्षेत्र से आ रहा था, क्योंकि वह गुजरात का सूबेदार था, तो उस क्षेत्र से वह आ रहा था। तो यहाँ पर औरंगज़ेब कूटनीति चलता है कि भाई चल ठीक है, तुझे भी मैं राज्य दे दूंगा, तू मेरे साथ चल तो सही। और बाद में औरंगज़ेब जब युद्ध जीत जाता है और मुराद कहता है कि भैया भैया मुझे मेरा राज्य दे दो, तो यहाँ पर औरंगज़ेब निकालता है हथियार और दे देता है, ले बेटा तेरा राज्य। और तो इस तरह से कूटनीति चलने में बहुत ही ज़्यादा माहिर था औरंगज़ेब। अब धर्मत का युद्ध होता मध्य प्रदेश क्षेत्र में। जसवंत सिंह जो कि दारा शिकोह का सेनापति था। अब यहाँ पर देखना कि जितने भी राजपूत सरदार हैं वो दारा शिकोह के पक्ष से लड़ रहे हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण सबसे बड़ा है कि शाहजहाँ इन्हें आदेश दे रहा है। शाहजहाँ किसके पक्ष में? दारा शिकोह के पक्ष में है। और ये जो सामंत है, ये सामंत होते हैं मुग़ल सम्राट के अधीन। अब इस समय पर शाहजहाँ मुग़ल सम्राट है, तो इनको शाहजहाँ की बात माननी होगी, इसीलिए ये शाहजहाँ के पक्ष में जा रहे हैं।
और दूसरी बात यह है कि इन लोगों को पता था कि औरंगज़ेब या अन्य जो भाई हैं दारा सिकोह को छोड़कर, वे सभी धार्मिक रूप से कट्टर हैं और सिया पंथ के जो लोग हैं उनका उन्हें समर्थन है। इसलिए अगर वे अगले सम्राट बने तो वे काफ़ी बुरे प्रभाव छोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्हें ये काफ़ी संभावनाएं लग रही थी कि दारा सिकोह के साथ में खुद बादशाह है, शाहजहाँ है, तो दारा सिकोह का राजा बनना तय है। इसीलिए ये दारा सिकोह के पक्ष में युद्ध लड़ रहे थे। अब जसवंत सिंह दारा सिकोह का जो सेनापति था यहाँ पर युद्ध लड़ता है औरंगज़ेब और मुराद के खिलाफ, और यहाँ पर जसवंत सिंह को हार झेलनी पड़ती है। फिर होता है सामूगढ़ या सामूगढ़ी का युद्ध आगरा के पास में, मई 1658 ईस्वी। दारा सिकोह और औरंगज़ेब के बीच में यह युद्ध होता है और दारा इस युद्ध में पराजित होता है। अब इस युद्ध के विजय के बाद औरंगज़ेब जुलाई 1658 ईस्वी में दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाता है। उसने अपने बीमार पिता को नज़रबंद कर दिया। कहाँ पर? मुसम्मन बुर्ज में, जो कि कहाँ पर? ताजमहल में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर उसको कैद कर देता है और यहीं पर से कहते हैं कि शाहजहाँ जो था वह अपने अंतिम दिनों में सिर्फ ताजमहल को निहारते रहता था और अपनी पत्नी मुमताज़ महल को याद करते रहता था। अब यहाँ शाहजहाँ अपनी मृत्यु 1666 ईस्वी तक रहता है और इस दौरान शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा शाहजहाँ की सेवा करती है और राजकीय जीवन से दूर रहती है। उसको अपने भाइयों की राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहता। औरंगज़ेब जहाँ आरा से प्रसन्न होकर उसे मुग़ल साम्राज्य की प्रथम महिला का खिताब देता है। तो यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रथम महिला का खिताब मुग़ल साम्राज्य में जोधाबाई के पास नहीं है, नूरजहाँ के पास नहीं है और ना ही अकबर की माता के पास है। ये किताब किसके पास है? ये किताब है शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा के पास में। और ये कौन दे रहा है? औरंगज़ेब दे रहा है। क्योंकि औरंगज़ेब बहुत खुश होता है कि भाई मैंने तो अपने पिता को कैद में डाल दिया, लेकिन ये कितनी अच्छी बेटी है कि पूरी तरह से उनका ख्याल रख रही है। अब यहाँ पर एक बात ये भी कही जाती है कि जो शाहजहाँ था उसकी इच्छा थी कि सफ़ेद ताजमहल के सामने एक काला ताजमहल बनाया जाए और वहाँ पर शाहजहाँ को दफनाया जाए। जब वो ये बात औरंगज़ेब से कहता है तो कहीं ना कहीं औरंगज़ेब इस बात से चिढ़ जाता है कि भैया पिताजी तुमने तो बहुत ज़्यादा पैसे उड़ा दिए हो ताजमहल बनाने में, लाल किला, जामा मस्जिद, ना जाने कितने स्थापत्य शाहजहाँ बनाता है, तो इससे मुग़ल राजकोष काफ़ी खाली हो जाता है। तो यहाँ पर औरंगज़ेब अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं करता है। अब एक विदेशी इतिहासकार बर्नियर लिखता है कि जहाँ आरा शाहजहाँ की सबसे लाडली संतान थी। अब खाजवा के युद्ध होता है यूपी क्षेत्र में और औरंगज़ेब शाह शुजा जो कि बंगाल क्षेत्र की ओर भाग गया था वह वापस आता है और इस युद्ध में शाह शुजा पराजित होता है। औरंगज़ेब ने अपने एक अधिकारी मीर जुमला को उसके पीछे लगा दिया, जहां जुमला शाह शुजा को अराकान पहाड़ी तक धकेल देता है। 1661 ईस्वी में अराकान क्षेत्र में ही शाह शुजा की मृत्यु हो जाती है। औरंगज़ेब ने मुराद पर भी राजद्रोह का केस लगाकर उसे कैद कर लिया और उसकी हत्या करवा दी। तो ये वही मुराद था जो गुजरात का सूबेदार था और मालवा क्षेत्र में ये औरंगज़ेब से ये सोचकर मिलता है कि भाई ये बड़ा भाई है मेरा, ये मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएगा और जब इसको राज्य मिलेगा तो ये कुछ हिस्सा मुझे भी दे देगा। लेकिन औरंगज़ेब अगर इतना ही अच्छा व्यक्तित्व उसका अगर होता तो हम भारतीय इतिहास में उसको सबसे कमज़ोर चरित्र का शासक क्यों कहते। तो यहाँ पर औरंगज़ेब अपने भाई मुराद पर केस लगवा देता है राजद्रोह का कि भाई इन्होंने किसी की मदद की है और इन्होंने हमारे राज्य के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, और फिर मुराद को जेल में ही वह मरवा देता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि देवराई या दौराई का युद्ध होता है अजमेर राजस्थान क्षेत्र में मार्च 1659 ईस्वी में। इस युद्ध में दारा सिकोह पुनः वापस आता है ये सोचकर कि वह औरंगज़ेब को पराजित करेगा, लेकिन दारा सिकोह हार जाता है। दारा सिकोह पराजित होकर अपनी पत्नी के साथ सिंध की ओर भाग जाता है। सिंध के मुल्तान अधिकारी मलिक जीवन खान ने दारा को गिरफ्तार कर आगरा भेज दिया। औरंगज़ेब इस पर राजद्रोह का मुकदमा चलवाकर अपमानित करते हुए सार्वजनिक तौर पर फांसी देता है। इस घटना का सजीव वर्णन विदेशी यात्री वर्नियर ने किया है। वर्नियर ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर में उत्तराधिकार युद्धों का वर्णन करता है
और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रहना चाहिए। देवराय की युद्ध के बाद औरंगज़ेब ने जून 1659 ईस्वी में दिल्ली में अपना दोबारा राज्याभिषेक करवाया। औरंगज़ेब ने अपने प्रथम राज्याभिषेक जुलाई 1658 ईस्वी के अवसर पर राहदारी, आंतरिक परगना शुल्क तथा पानदारी व्यापारिक कर समाप्त किए। इसने फारस और बुखारा के राजदूतों का स्वागत किया। औरंगज़ेब अपनी नीति में अकबर का विपरीत था। उसने शासन में कट्टर धार्मिक नीति अपनाई। इसके समय 1661 ईस्वी में पलामू का क्षेत्र वह जीतता है और मुगल अधिकारी मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करता है। मीर जुमला ने 1661 ईस्वी में कूच बिहार तथा 1663 ईस्वी में असम का जो शासक रहता है जयध्वज, उसको वह पराजित करता है और असम के शासक से वह कर वसूलता है। कौन? मीर जुमला। 1663 ईस्वी में मीर जुमला की मृत्यु के बाद औरंगज़ेब ने शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खां यहाँ पर सूबेदार नियुक्त होता है और सर जदुनाथ सरकार मीर जुमला के नेतृत्व की क्षमता की प्रशंसा कर 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां ने बंगाल की खाड़ी में स्थित सोन द्वीप को जीता, पुर्तगालियों को दंडित किया तथा औरंगज़ेब के आदेश पर 1686 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को हुगली से खदेड़ा। औरंगज़ेब के समय हुए विद्रोह, अफगान विद्रोह। अब हम यहाँ पर औरंगज़ेब के समय जो अलग अलग विद्रोह हो रहे हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। पहला विद्रोह होता है अफगान क्षेत्र में। अफगान बोले तो आज के अफगानिस्तान क्षेत्र में 1667 ईस्वी में यह विद्रोह होता है यूसुफजई कबीले के नेता भागू द्वारा, और दूसरा विद्रोह होता है अफरीदी कबीले के नेता अकमल खां द्वारा। ये दो विद्रोह हम अफगान क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अब अफरीदी कबीले के एक कवि खुशहाल खां खट्टक ने इस विद्रोह को प्रेरित किया। खुशहाल खां को कैद कर लिया गया और उसने कहा कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने औरंगज़ेब के दिल को बुरी तरह जख्मी किया। मुगलों को खैबर दर्रा भारी कीमत चुकाने पर प्राप्त हुआ। विद्रोह के कारण की बात करें तो जनजातीय एकता की भावना और इनके अंदर अब मुगल राज्य से स्वतंत्र होकर अपने अलग क्षेत्र पहचान बनाने की इनके अंदर भावना आ चुकी थी। साथ ही साथ मुगलों द्वारा इस क्षेत्र में कठोर नियंत्रण व्यवस्था लागू कर दी गई थी जो यहाँ पर इन्हें खटक रही थी और इस व्यवस्था में ये नहीं बन पा रहे थे। हम देखते हैं कि अक्सर जो जनजातियाँ होती हैं वह खुद अपने नियम बनाती है और उन नियमों का पालन करती है। जब हम देखते हैं कि अंग्रेज भी कई बार जनजातियों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं तो हम संथाल जैसे विद्रोह देखते हैं, हम मुंडा जैसे आंदोलन देखने को हमें मिलते हैं। तो जनजातियाँ फिर समय समय पर विद्रोह करती है। खो विद्रोह हम देखते हैं, बहुत सारे विद्रोह हम इस तरह से आगे भी देखते हैं कि व्यवस्था अगर इनके अनुसार नहीं होती तो फिर ये विद्रोह करते हैं क्योंकि जनजातियों को पसंद है कि उनके समाज के नियम वे खुद बनाएं। अब यहाँ पर 1675 ईस्वी तक इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। अब जाट विद्रोह की बात करें तो मथुरा, आगरा, ग्वालियर क्षेत्र में यहाँ विद्रोह होता है और इसके कारणों की बात करें तो मुगल अधिकारियों की कठोर राजस्व नीति के प्रति कृषक असंतोष हमें देखने को मिलता है। कट्टर धार्मिक नीति की बात करें तो नेता 1667 ईस्वी में तिलपत के जमींदार गोकुल जाट द्वारा शुरू किया जाता है। 1675 ईस्वी तक इस विद्रोह को दबा दिया गया। आगे जाट नेता राजाराम द्वारा एक शक्तिशाली विद्रोह किया गया और 1686 ईस्वी में चूड़ामण ने नेतृत्व में विद्रोह किया और यह विद्रोह औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद तक चलता रहा। और फिर हम देखते हैं कि चूड़ामण भारत के आसपास क्षेत्रों में एक स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना कर देता है और फिर हमें बहुत अच्छे अच्छे जाट शासक हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जाट नेता राजाराम की बात हो रही है। मराठा शासक शिवाजी के बेटे का नाम भी राजाराम होता है लेकिन वो राजाराम अलग है और यहाँ पर जाट नेता राजाराम अलग है। अब इसके बाद में हम सतनामी विद्रोह औरंगज़ेब के काल में देखते हैं। ये सारे विद्रोह क्यों हो रहे हैं? क्योंकि औरंगज़ेब की विचारधारा काफ़ी कट्टर है और वह हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेना चाहता है। जहाँ पर उसके ऊपर के 3 शासक अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ दक्कन के क्षेत्र में ये चाहते हैं कि केवल शांति बनी रहे, दक्कन के राज्य उन्हें अपना स्वामी माने
और उन्हें कर दे, उन्हें इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पर औरंगज़ेब अपनी नीति बनाता है कि न केवल वह कर लेगा, न केवल अपनी अधीनता स्वीकार करवाएगा, बल्कि उन शासकों को समाप्त कर देगा और उनकी जगह पर अपने सामंतों और अपने सूबेदारों को नियुक्त कर दक्षिण में पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करेगा। तो इस तरह से पूरी तरह से दबाने या परिस्थितियों को पूरी तरह से अपने अधीन करने के कारण औरंगज़ेब के खिलाफ विद्रोह काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। सतनामी विद्रोह मेवात, नारदौन, हरियाणा क्षेत्र में होता है और 1674 ईस्वी में बीरभान के नेतृत्व में यह विद्रोह होता है। अब इस विद्रोह का कारण कृषक असंतोष था और सतनामी कबीर के एक शिष्य जगजीवन दास द्वारा स्थापित पंथ था। इसमें निम्न जाति के कृषक थे। उच्च जातियों से शत्रुता के कारण सतनामी यहाँ पर हथियार धारण करते हैं। अब इसके बाद हम बुंदेला विद्रोह देखते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझनी है कि बहुत सारे ऐसे शासक हैं जो औरंगज़ेब के खिलाफ विद्रोह करते हैं। अब इसके क्या रीज़न है? पहला रीज़न ये है कि औरंगज़ेब की धार्मिक नीति। दूसरा रीज़न ये है कि औरंगज़ेब की राजनीतिक नीति। औरंगज़ेब राजनीतिक पदों पर अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्तियों को ही बिठाना चाहता है, भले ही वे योग्य रहें या नहीं रहें। उसके अलावा औरंगज़ेब किसी और को नहीं बिठाना चाहता। और सबसे बड़ी बात, जब औरंगज़ेब अपने पिता शाहजहाँ के खिलाफ विद्रोह करता है तो शाहजहाँ, जो कि इस समय पर मुग़ल बादशाह रहता है, तो जितने भी मुग़ल सामंत रहते हैं, चाहे वह बुंदेलखंड के बीर सिंह बुंदेला हो, उनके बेटे जुझार सिंह बुंदेला हो, या फिर मान सिंह हो, जय सिंह हो, बहुत सारे ऐसे राजपूत और बुंदेला शासक जो कि शाहजहाँ के पक्ष में जाते हैं, क्योंकि शाहजहाँ बादशाह होता है और ये मुग़लों के अधीन शासक होते हैं, इसलिए इन्हें शासक की बात माननी पड़ती है और ये दारा सिकोह के पक्ष में समर्थन देते हैं। यही कारण है कि औरंगज़ेब इनसे चिढ़ता है और वह कहीं ना कहीं इन्हें मान्यता तो दे रहा है, लेकिन इनकी उपेक्षा भी करता है, इनका अपमान भी करता है। और हम ये देखते हैं कि जय सिंह जो अभियानों से छुट्टी लेना चाहते हैं, लेकिन औरंगज़ेब उन्हें जबरन जानबूझकर उन्हें दूर दूर के अभियानों में भेजता है। क्यों? क्योंकि वह बदला निकालना चाहता है कि इन्होंने शाहजहाँ के समय पर दारा सिकोह का साथ क्यों दिया और उसका साथ क्यों नहीं दिया। और इन्होंने दारा सिकोह के साथ इसीलिए दिया क्योंकि वह शाहजहाँ के समर्थन में था और शाहजहाँ बादशाह था। तो ये सामंत बादशाह की सुनेंगे, ना कि विद्रोही की। अब एक रीज़न यहाँ पर यह भी आता है कि जो औरंगज़ेब था वह शिया समर्थक कौन था? दारा सिकोह। लेकिन सुन्नी या कट्टर विचारधारा के समर्थन से शासक कौन बना? औरंगज़ेब बना। तो अब कट्टरवादी विचारधारा का जो उलेमा वर्ग था, उन्हें खुश करना भी उसका काम था, क्योंकि वह उनके समर्थन से बना था। जैसे आज हम देश में प्रधानमंत्री देखते हैं, तो प्रधानमंत्री या तो किसी एक पार्टी का होगा या अन्य पार्टी का होगा। जैसे अगर बीजेपी से कोई नेता बनता है, तो भले ही वो कितनी भी लिबरल बने या फिर कितनी भी वह लेफ्ट विंग की बात करे, उससे कहीं ना कहीं अगर वह प्रधानमंत्री बना है तो बीजेपी की विचारधारा को लेकर चलना पड़ेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो पार्टी उसे अपना नेता क्यों चुनेगी। इसी तरह कांग्रेस से अगर कोई नेता बनता है, ठीक है, और वो अपने अंदर उसके अंदर अखंड भारत या फिर मातृभाषा, हिंदू राष्ट्र, इस तरह के धार्मिक विचार या फिर अलग विचार है जो कि मुख्य तौर पर हमें आरएसएस या बीजेपी के उद्देश्य में देखने को मिलते हैं। अब अगर उसमें ये विचार हैं और वह प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्हीं विचारों को बार बार कह रहा है, तो यहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इस बात का विरोध करेगी कि भाई तुम हमारी पार्टी के नेता हो और हमारे समर्थन से प्रधानमंत्री बने हो और तुम क्या बीजेपी की बात कर रहे हो, बीजेपी की भाषा बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। फिर तुरंत कांग्रेस उस व्यक्ति को हटाएगी और उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगी जो उनकी बात बोले, कांग्रेस की विचारधारा बोले। तो इसी तरह दारा सिकोह और औरंगज़ेब ने जब विद्रोह किया तो दारा सिकोह ने शिया संप्रदाय, और यहाँ पर आपको पता होगा कि इस्लाम जब बना तो मोहम्मद पैगंबर साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, और जब पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई तो अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने दामाद अली को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख वर्ग होता है
मुस्लिम धर्म का इस समय तक, वह कहता है कि हम सीधे अली को न चुनकर चुनाव करवाएंगे और जो चुनाव में जीतेगा वह पहला खलीफा बनेगा। तो यहाँ पर चुनाव होते हैं लेकिन अली नहीं जीतते हैं, कोई और जीतता है और अगले 3 खलीफा हमें देखने को मिलते हैं और फिर चौथे खलीफा जो बनते हैं वो बनते हैं कौन? मोहम्मद जो अली साहब हैं, जो कि पैगंबर साहब के दामाद हैं। तो यहाँ पर इन्हें क्या कहते हैं? इन चारों खलीफा को रशीदुन कहते हैं। अब जो इस रशीदुन परंपरा को मान रहा है, चारों खलीफा को क्रम बाय क्रम मान रहा है और अली जी को चौथे नंबर पर मान रहा है, वो कौन है? वो है सुन्नी विचारधारा वाले। वो थोड़े कट्टर हैं और वो क्या कह रहे हैं कि चारों खलीफाओं का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से और सही तरीके से हुआ है और पैगंबर साहब के बाद में ये 4 खलीफा हम मानते हैं और फिर जो अली साहब हैं उनके वंशानुगत परंपरा यहाँ पर खलीफा की शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो शिया परंपरा है वो कहती है कि भैया पैगंबर साहब ने अली जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो आपने चुनाव करवाया ही क्यों? तो यहाँ पर जो शिया पंथ है वह अली को पहला खलीफा मानते हैं और इन्हीं से खलीफा पद की शुरुआत मानते हैं वंशानुगत, और वो कहते हैं कि ऊपर के 3 खलीफाओं को हम नहीं मानते हैं। तो पैगंबर साहब के बाद चारों खलीफाओं के क्रम को जो मानते हैं और चौथे नंबर पर अली को मानते हैं वो हैं सुन्नी, और जो कहते हैं कि पैगंबर साहब के बाद पहले खलीफा हुए कौन? अली, और 3 खलीफा जो हुए उन्होंने धोखे से सत्ता पाई, हम उन्हें नहीं मानते। ये कौन है? शिया। तो यहाँ पर शिया वर्ग का जो उलेमाए थे या फिर शिया वर्ग के जो विद्वान थे, धार्मिक नेता थे, उनका समर्थन कौन लेता है? दारा शिकोह। वहीं पर जो सुन्नी वर्ग के कट्टर विचारधारा वाले मियाँ मासूम जैसे संत रहते हैं या फिर विद्वान रहते हैं, उनका समर्थन लेता है औरंगज़ेब। अब जब आप किसी का समर्थन लेते हो तो आप उनसे प्रॉमिस भी करते हो कि भाई आप मेरी ये डिमांड पूरी करवा दो, फिर मैं आपकी डिमांड पूरी कर दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर क्या होता है, जब औरंगज़ेब गद्दी पर बैठता है तो सुन्नी वर्ग के जो उलेमा रहते हैं या धार्मिक गुरु रहते हैं, उनकी डिमांड वह पूरी करता है और उसके कारण कई सारे कट्टर फैसले लेता है। और एक सबसे बड़ी बात कि औरंगज़ेब बचपन से और उसके व्यक्तित्व में भी कट्टरता थी, इसीलिए वह अपनी गतिविधियों को रोकता भी नहीं है और जानबूझकर ऐसे गलत प्रयास करता है, जिसके कारण उसके काल में हम बहुत सारे विद्रोह देखते हैं। बुंदेला विद्रोह बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है 1628 ईस्वी में। वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह ने विद्रोह किया था। आगे बुंदेला शासक छत्रसाल के नेतृत्व में विद्रोह होता है। वह औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद यहाँ पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है। कौन करते हैं? छत्रसाल महाराज। अब राजपूत विद्रोह की बात करें 1679 ईस्वी से 79, तो यहाँ पर मारवाड़ के राठौड़ों का विद्रोह होता है 1679 से 1709 ईस्वी में, और इनका नेतृत्व कौन करते हैं? दुर्गादास राठौड़। अब ये राठौड़ कौन होते हैं? तो यहाँ पर जो मारवाड़ का शासक है जसवंत सिंह, यहाँ पर जसवंत सिंह हमने देखा था कि ये किसके खिलाफ लड़ रहा है? ये लड़ रहा है मुराद और औरंगज़ेब के खिलाफ। किसके कहने पर? शाहजहाँ के कहने पर दारा शिकोह का सेनापति बनकर ये जा रहा है और मुराद और औरंगज़ेब के खिलाफ ये लड़ रहा है। हालांकि वहाँ पर इसकी पराजय हो गई थी, लेकिन अभी भी ये मुग़ल सामंत तो था, मतलब मुग़लों के अधीन राजा था। तो यहाँ पर जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो औरंगज़ेब सोचता है कि भाई इसने मेरे खिलाफ युद्ध किया था तो इसको सबक सिखाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अजीत सिंह को शासक मानने के बजाय औरंगज़ेब क्या करता है कि जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के अयोग्य पुत्र इंद्र सिंह को शासक बना लेता है और मारवाड़ क्षेत्र को मुग़ल राज्य में मिलाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर दुर्गादास राठौड़ क्या करते हैं? वो एक अभियान चलाते हैं, विद्रोह करते हैं। किस लिए? कि जसवंत सिंह की मृत्यु हो चुकी है, अब उनके पुत्र अजीत सिंह को अगला शासक माना जाए, ना कि उसके अयोग्य भतीजे इंद्र सिंह को। अब जगरूद अभियान यानी कि अफ़गानिस्तान के समय जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है और जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगज़ेब कहता है कि आज कुफ्र यानी कि धर्म विरोध का दरवाज़ा टूट गया, यानी कि उसके खिलाफ जो विद्रोह हो रहे थे या फिर उसे लग रहा था कि इस्लाम के लिए खतरा है, तो इस तरह की समस्याएं अब समाप्त हो चुकी थी। इस अभियान में राठौड़ों को मेवाड़ के राणा
राजसी ने भी सहयोग दिया था। 1709 ईस्वी में यह विद्रोह समाप्त हुआ जब बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक मान लिया। अब मेवाड़ में और विद्रोह होते हैं। 1679 ईस्वी में राणा राज सिंह यहाँ पर विद्रोह करता है और इसका कारण था औरंगजेब द्वारा हिंदुओं 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर को पुनः प्रारंभ करना। अब यहाँ पर साथ ही साथ औरंगजेब मथुरा व वृंदावन क्षेत्रों के मंदिरों को तोड़ता है। किशनगंज रियासत की राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब जबरन विवाह करने की नीति करता है। तो यहाँ पर राणा राज सिंह क्या करते हैं, वह पहले ही चारुमती से विवाह कर लेते हैं। तो अब औरंगजेब शादी किससे करेगा, क्योंकि औरंगजेब के शादी करने से पहले ही चारुमती को मना लिए, उनको प्रपोज करके वहाँ पर राज ही शादी कर चुके हैं। अब यहाँ पर सिख विद्रोह भी हमें देखने को मिलते हैं। नौवे गुरु तेग बहादुर, जो नौवे गुरु हैं तेग बहादुर, इनकी कट्टर नीति का विरोध करते हैं औरंगजेब की। अब औरंगजेब कहता है कि भाई तुमको पता है कि मैं कट्टर आदमी हूँ, तो तुमने मेरे खिलाफ बोला ही क्यों, चलो कोई नहीं, माफ़ी मांग लो। अब यहाँ पर गुरु तेग बहादुर कहते हैं कि भाई अब एक गधे, तेरे को मैं बता रहा हूँ कि सुधर जा, और तू ऊपर से मेरे को ही ज्ञान दे रहा है, मैं माफ़ी तो नहीं मांगने वाला। लेकिन यहाँ गुरु नहीं मानते हैं और औरंगजेब उन्हें मृत्यु दंड दे देते हैं। और यहाँ पर 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह फिर औरंगजेब की मृत्यु तक यहाँ पर मुगलों के खिलाफ अभियान चलाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मराठा विद्रोह भी देखने को मिलता है, जहाँ पर शिवाजी महाराज एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करते हैं और उनके बेटे संभाजी 1680 से 89 ईस्वी, राजाराम 1679 से 700 और ताराबाई शिवाजी द्वितीय अपने अल्पवयस्क पुत्र की संरक्षिका के तौर पर 1700 से 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक ये विद्रोह मुगलों के खिलाफ चलते हैं। आगे भी हम देखते हैं कि साहू महाराज पेशवा पद को ज़्यादा शक्तियाँ देकर 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पहला पेशवा बनाकर, पहला पेशवा से मतलब है कि पहला शक्तिशाली पेशवा बनाकर इस विद्रोह को और भी ज़्यादा तूल देते हैं। अब इसके बाद में देखिए कि औरंगजेब की दक्कन नीति अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर औरंगजेब की दक्कन नीति भी महत्वपूर्ण है, तो इसको देखिए। दक्षिण भारत में राज्य का विस्तार, मराठा शक्ति समाप्त करना, बीजापुर राज्य से अहमदनगर के क्षेत्र प्राप्त करना। शासक बनने से पूर्व ही औरंगजेब ने बीजापुर से कल्याणी और बीदर क्षेत्र छीन लिए थे। शासक बनने के बाद औरंगजेब ने बीजापुर से परिंडा का क्षेत्र किलेदार को घूस देकर प्राप्त किया तथा सोलापुर का क्षेत्र जीत लिया। औरंगजेब ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा राज्य को बीजापुर और गोलकुंडा से बड़ा खतरा मानते हुए समाप्त करने की योजना बनाई। उसने मराठों के विरुद्ध गोलकुंडा और बीजापुर पर सहायता देने का दबाव डाला, लेकिन बीजापुर द्वारा मना करने पर औरंगजेब मराठों से पहले बीजापुर और गोलकुंडा को जीतना चाहता है। अब यहाँ पर 1685 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से उसके दो हिंदू अधिकारियों मदन्ना एवं अकन्ना, जो मराठों की सहायता कर रहे थे, उन्हें दंडित करने अथवा युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश देता है। अब गोलकुंडा के शासक औरंगजेब की बात मानते हैं और मदन्ना और अकन्ना की हत्या करवा देते हैं। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने संभाजी के विरुद्ध बीजापुर राज्य द्वारा मुगलों को सैन्य एवं रसद सहायता उपलब्ध करवाने से मना करने पर बीजापुर पर आक्रमण किया। अब बीजापुर शासक सिकंदर आदिल शाह यहाँ पराजित होता है और बीजापुर को मुगल राज्य में पूरी तरह मिला लिया जाता है। इस युद्ध में मुगलों के विरुद्ध गोलकुंडा और संभाजी ने बीजापुर को सैन्य सहायता उपलब्ध कराई थी। इसी आधार पर 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर आक्रमण किया और यहाँ के जो शासक अब्दुल हसन कुतुब शाह था उसको कैद कर लिया और गोलकुंडा को मुगल राज्य में मिला लिया। 1627 ईस्वी के बाद औरंगजेब ने संभाजी के विरुद्ध अभियान भेजे और एक अभियान के तहत 1689 ईस्वी में संगमेश्वर के किले को मुगल अधिकारी मुकर्रब खां द्वारा घेर कर संभाजी, कवि कलश एवं उनके अन्य संबंधियों को कैद कर लिया गया। संभाजी व कवि कलश को यातनाएं देकर मार डाला गया। संभाजी की हत्या के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध अनेक केंद्रों से युद्ध छेड़ दिया और मुगल सेना मराठों से युद्ध में उलझ गई
औरंगज़ेब मराठों के विरुद्ध दक्कन की समस्या में उलझ गया और 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब के निकट औरंगाबाद के निकट खुलदाबाद में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर औरंगज़ेब दक्षिण के स्वामी की उपाधि लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। वह यह उपाधि यह सोचकर लेता है कि वह एक दिन दक्षिण भारत को वैसे ही कंट्रोल कर लेगा जैसे उसने उत्तर भारत को कंट्रोल करके रखा है। लेकिन दक्षिण भारत की यह प्रवृत्ति रही है कि वह मौका परस्त रहे और मौके देखकर उन्होंने चौका मारा और अपने मूल शासकों को धोखा देकर नए राज्य बनाए। यह प्रवृत्ति औरंगज़ेब के लिए भी चुनौती बनी और औरंगज़ेब कभी भी दक्षिण भारत में शांति स्थापित या स्थायित्व स्थापित नहीं कर पाया। यह थी औरंगज़ेब की दक्षिण नीति। अब हम अगले वीडियो में समझेंगे प्रशासन मुगल काल का। हालांकि औरंगज़ेब की जो धार्मिक नीति है उसे भी हमें समझना है, जैसे हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद।